तो नमस्कार, एक बार फिर से आपके लिए एक और लाइव क्लास। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 4 को। आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। तो करते हैं स्टार्ट आज की लाइव क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, एक अंक वाले प्रश्न करते हैं। पहले, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों के बीच व्यापार करती हो, उत्पादन पर कंट्रोल करती हो और स्वामित्व रखती हो, तो विद्यार्थियों उस सभी कंपनियों को हम क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे, जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हो। फिर है नंबर 2, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में खर्च होने वाली राशि को क्या कहते हैं? उस बोलते हैं निवेश। निवेश क्या होता है? जब कोई कंपनी किसी भी देश में या अपने देश में कोई ज़मीन ले, उपकरण ले, मशीनें ले या बिल्डिंग बनाए, उससे हम निवेश कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? अलग अलग देशों के बीच आपस के संबंध और उनका एकीकरण। ठीक है, यह क्या है? वैश्वीकरण कहलाता है। यह होता है वैश्वीकरण कहलाता है। व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण दीजिए। मतलब व्यापार पर किन कारणों से कुछ बंदिशें लगती है? तो वह आयात पर कर। कर बोलते हैं भैया टैक्स को। क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं, टैक्स को बोलते हैं। कर किसको बोलते हैं? टैक्स को। ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1991 के अंदर। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। यहाँ पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। विदेशी व्यापार किन के बीच होता है? नाम से ध्यान पड़ रहा है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता हो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। कोई एक ऐसी कंपनी का नाम बताइए जो भारतीय है और बहुराष्ट्रीय भी है। तो आप यहाँ टाटा कंपनी नाम ले सकते हो। क्यों? ये टाटा में क्या है? टाटा कंपनी का माल इंडिया के साथ साथ बाहरी देशों में भी क्या है? बिकता है। अमेरिकी कंपनी फोर्ड जो गाड़ियाँ बनाती है, ये भारत में कब आई? ये आई थी 1995 के अंदर। नंबर 10, किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है? तो वह है कृषि क्षेत्र। क्योंकि कृषि में क्या है? बाहरी कंपनियां आई नहीं है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? क्यों करती भाई? प्रत्येक कंपनी का एक ही लक्ष्य होता है, वह मुनाफा कमाना। तो उसका उत्तर क्या होगा? अधिक लाभ कमाने के लिए। फिर वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा? तो इस परिणाम ये होगा कि भाई जो उत्पादक हैं, जो निर्माता हैं, उनमें कंपटीशन क्या है? बढ़ जाएगा। अब करते हैं लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर कंट्रोल करती है? क्योंकि 4 तरीके हैं। पहला है संयुक्त उपक्रम विधि, मतलब एक बहुत बड़ी इकाई लगाना बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। जैसे उदाहरण के लिए आप हिंदुस्तान लीवर देखिए, उस साबुन भी आती है, सरफ भी आता है, हैंड वॉश भी आता है, बहुत से क्रीम्स भी आती है, पाउडर भी आते हैं। तो ऐसी। इसके अलावा स्थानीय कंपनी खरीदना। इसके अलावा जो कंपनी उस शहर में या उस एरिया में लोकल चल रही है, लोकल कंपनी, बड़ा ब्रांड कभी नहीं खरीदेगी, लोकल कंपनी खरीदती है। और वहाँ लोकल में जो छोटे उत्पादक हैं उनसे माल लेती है। अब उनसे माल लेने में कारण क्या है? क्यों ये बड़ी कंपनी करती है? उन छोटी कंपनियों को इतना ऑर्डर देती है कि बेचारी छोटी कंपनियां लालच में आकर भूल जाती है कि जब वो अपना माल उस कंपनी को देगी तो उनके खुद का माल बाजार से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। आप जानते हो आज टाइम क्या है, किसी कंपनी का माल एक बार बाजार से आउट हो गया ना, उसके बाद वो दोबारा कभी मार्केट में नहीं आ पाएगा। और अपना ब्रांड का इस्तेमाल, वो माल ज़रूर छोटी कंपनी से लेगी बड़ी कंपनियां, पर बड़ी कंपनी हमेशा उस माल पर अपना ही लेबल या अपना ही ब्रांड चिपकाएगी, ताकि क्या हो? छोटी कंपनी लोग भूल जाएं और उसके माल को लोग खरीदने लग जाएं। किन कारणों से इंडिया में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी? तो बहुत बड़ी बात है, जो जानते हो। पहले राजकोष से घाटा, मतलब सरकार के खजाने में कमी आ रही थी। दूसरा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। देखो भाई, भुगतान संतुलन होता है 2 प्रकार का, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल में क्या होता है कि जब कमाई ज़्यादा हो, खर्चा कम हो, तो अनुकूल है। और जो खर्चा बढ़ जाए और कमाई घट जाए तो प्रतिकूल है। इसके अलावा इंडिया में जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो कम हो रहा था और कीमतों में वृद्धि हो रही थी, वस्तु जो महंगी हो रही थी। इसके अलावा जो सरकारी उद्योग थे
उनके कार्यों से संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा इंडियन कंपनियां भी क्या अब बाहरी कंपनियों से कंपटीशन करने को तैयार हो रही थी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में टेक्नोलॉजी की भूमिका, तो आप जानते हो पहला क्या है, परिवहन में सुधार हुआ। इससे फायदा क्या हुआ, कम लागत पर वस्तु में एक स्थान से अन्य स्थान पर लोग भेजने लगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में सुधार से बहुत सारी कंट्रीज आपस में जुड़ गई। इसके अलावा इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई या सुधार हुआ। वैश्वीकरण के कारण जो कंपटीशन हो रहा है उसके कुप्रभाव बताइए, मतलब बुरे प्रभाव क्या पड़े। पहला क्या है, इससे छोटे उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। जो बैटरी बनाने वाले, प्लास्टिक के खिलौने, टायर आदि के उत्पादन क्या पड़ा, बुरा असर पड़ा। और बहुत सारे छोटे कंपनियां क्या हो गई, बंद हो गई। बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों को अस्थायी रूप से काम पर रखा जाने लगा और इसकी कंपनियों को जो काम कर रहे मजदूर, उनको कोई लाभ नहीं मिला, उनको कोई फायदा नहीं मिला और मजदूरों को अब अधिक काम करना पड़ गया। वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि पूंजी, तकनीक और ज्ञान का लाभ भारत को बाहरी लोगों से मिल सके। इसके अलावा सरकार ने माल के आयात पर बहुत सारे प्रतिबंध हटा दिए, मतलब अब बाहर से जो माल आ रहा था उसमें प्रतिबंध कम लगा दिए और आयात माल पर, जो माल बाहर से आ रहा था उस पर टैक्स कम कर दिया और बाहर से आने वाले निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और पांचवा, तकनीकी क्षेत्र में हर प्रकार से उन्नत करने का प्रयास किया गया। अब क्या है प्रश्न 6, वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला, उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प हैं। दूसरा, उपभोक्ताओं को कम रेट पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु मिल रही है और लोग पहले की तुलना में अब उच्चतर जीवन जी रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, उच्चतर। विद्यार्थियों ये थोड़ा सही कर लेना, ये लिखा है उच्चतर, ठीक है, ले रहे हैं। और उद्योगों में नए रोजगार बढ़े हैं, उद्योगों कच्चा माल की आपूर्ति करने और कंपनियां बढ़ गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के आज़ाद होने के बाद विदेश के व्यापार को और विनिमय पर अवरोध क्यों किया, मतलब इंडिया ने आज़ाद होने के बाद बाहरी कंपनियों पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी। क्यों? क्योंकि देश के उत्पादकों को, भारतीय कंपनियों को बाहर की कंपनियों के साथ कंपटीशन करने से रोकना था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योगों को चौपट कर दिया था, उनको दोबारा से विस्तार करना था इसलिए। और इसके अलावा भारत जब आज़ाद हुआ था तो 562 छोटी मोटी रियासतों में बंटा हुआ था और इंडिया के सभी साधन क्या थे, अस्त व्यस्त हो चुके थे और भारत के बाहरी देशों के साथ संबंध इतने बढ़िया नहीं थे कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आ सके, इसीलिए उस समय प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रश्न 8, उदारीकरण और वैश्वीकरण नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में क्या क्या परिवर्तन आए। तो भारत का निजी निवेश का भंडार बढ़ा, भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ गया, आईटी उद्योग में विस्तार हुआ, सरकार के खजाने में वृद्धि हुई। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्या ये वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन में WTO एक संगठन है जिसके उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की फैसिलिटी देना है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ये व्यापार संबंधी नियम बनाता है और देखता है कोई भी देश इसकी पालना नहीं कर रहा है तो उसको वो दंडित भी कर सकता है। इसके अलावा ये विकसित देशों ने इसका बहुत अनुचित यूज किया है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन नियमों ने विकासशील देशों को अपने देश से नियमों को हटाने पर विवश किया है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है। व्यापार क्या होता है, विदेशों से वस्तु खरीदना बेचना, ये विदेशी व्यापार कहलाता है। जब निवेश क्या होता है, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसी अन्य देश में जाकर धन लगाती है उससे विदेशी निवेश कहते हैं। इसके अंदर आयात और निर्यात के दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। इस निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश भी शामिल है। ये उत्पादन को बढ़ाता है, पूंजी की कमी को दूर करता है। प्रश्न नंबर 11, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो पहला है विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई, जिसे बोलते हैं क्या, सेज। क्या बोलते हैं, सेज बोलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं
बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई। विशेष आर्थिक क्षेत्र में मसेज में उत्पादन इकाई भी लगाई गई और यहाँ बोला गया इन इकाइयों में 5 वर्ष तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बाहरी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने श्रम कानून में बहुत सारी लचीलापन लेकर आए और आर्थिक नीतियों को उदार बनाया गया। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार के माध्यम से, निवेश के माध्यम से जोड़ते हैं। इस कारण आज विश्व के अलग देशों के बीच में वस्तु, सेवा, तकनीक और श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और वह अपनी इकाइयाँ संसार के अलग अलग देशों में स्थापित करती है। फिर भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार और निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बाहरी निवेश पर और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि भारत सरकार देश की कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती थी। 1950 और 60 में बहुत सारे नए नए उद्योगों की स्थापना की गई और इस अवस्था में वो उद्योग क्या थे, नए थे, इसलिए वो बाहर के देशों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे। तो भारत सरकार अनिवार्य चीज़ों, मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम ये ही बाहर से मंगवाना शुरू किया था। 1991 के अंदर भारत की आर्थिक नीति में परिवर्तन हुआ। सरकार ने तय किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ कंपटीशन करना होगा, जिससे देश में गुणवत्ता में सुधार होगा, उत्पादन में सुधार होगा। इसलिए विदेशी व्यापार और निवेश पर बहुत सारे अवरोधक हटा दिए। इसका अर्थ है बाहरी कंपनियों को व्यापार करने की छूट दी गई। उन्हें बोला गया वो इंडिया में अपने कार्यालय, अपने कारखाने लगा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को उदारीकरण कहा गया है। श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों की सहायता कैसे करेगा? तो श्रम कानून लचीलापन कंपनियों की हेल्प करेगा, क्यों? श्रम कानून में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में निवेश कर सकती है, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगार आएंगे। साथ ही उन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा और उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी होगा। श्रम कानूनों में लचीलेपन के बाद अनेक भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ है। इन कंपनियों ने अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने बाहरी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ भी कमाया है। प्रश्न नंबर 4, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार अपने उत्पादन पर कंट्रोल रखती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर कंट्रोल या स्वामित्व रखती है। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने लगाती है जहां सस्ते श्रमिक हो और अन्य साधन मिल सकते हो, जहाँ सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से क्या है, उत्पादन करती है। अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदती है। जैसे अमेरिकी कंपनी कारगिल फूड्स ने भारत की बहुत छोटी कंपनी परक फूड को खरीद लिया था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन पर कंट्रोल करती है। विकसित देशों में बड़ी कंपनियां छोटे उत्पादकों का उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल का सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वो बेचते हैं और जो अपने ब्रांड से इसे ग्राहकों को आगे बेच देते हैं। विकसित देश और विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या मानते हैं विकासशील देशों को भी ऐसे बदलाव की मांग करनी चाहिए? तो विकसित देश विकासशील देशों से व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। इनका मानना है विदेशी व्यापार और निवेश पर अवरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे अवरोध नहीं होगा ना तो व्यापार क्या होगा, मुक्त व्यापार होगा। सभी देशों को अपनी नीतियां उदार रखनी चाहिए। इससे विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन WTO बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देशों ने व्यापार अवरोधक हटा लिए हैं, जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक बनाए रखे हैं। विकासशील देश समय समय पर विकसित देशों से सरकार प्रश्न पूछते हैं ताकि उन विश्व व्यापार संगठन के नियमों को ताक पर रखकर अपने देश में जो अवरोधक बना रखे हैं क्या ये मुक्त और न्यायसंगत है। यदि विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानकर अवरोध हटा रहे हैं तो विकसित देशों को भी क्या है, अवरोध कम करने होंगे। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो
तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर प्रभाव पड़ता है, किंतु ये प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच कंपटीशन में धनी वर्ग और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हुए और अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से ग्राहकों को लाभ हो रहा है। परिणामतः ये लोग पहले की अपेक्षा उच्चतर जीवन का उपयोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, डेयरी, खाद्य तेल ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कंपटीशन के कारण छोटी कंपनियाँ क्या हो गई, फेल हो गई, कई कंपनियाँ बंद हो गई। इसके कारण अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए और वैश्वीकरण और इस कंपटीशन के दबाव के कारण श्रमिकों का जीवन बहुत ही प्रभावित हुआ है। बढ़ती कंपटीशन के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिलता। ये सभी प्रमाण बताते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभदायक नहीं है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का अधिक यूज किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को इसमें कुछ भी नहीं मिला। प्रश्न 7, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोधक और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा गया है। सरकार व्यापार और अवरोधकों का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करते सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तु का आयात और निर्यात सुगमता से होता है, तब विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाने खोल सकते हैं। व्यापारियों को मुक्त रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है और वे क्या आयात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो फ्री करते हैं। विश्व के सभी देशों में अपनी नीतियाँ उदार बनने होगी, तभी ही वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। विश्व व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न बड़ा बढ़िया है। तो विदेशी व्यापार अलग देशों के बाजारों में एकीकरण से निम्न प्रकार सहायता करते हैं। पहला, घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजार में जाने का अवसर मिलता है। इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ विश्व के बाजारों में कंपटीशन कर सकता है। ग्राहकों को भी विदेशी व्यापार करना सबसे अधिक लाभ मिलता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने ही देश में मिलती है। उदाहरण के लिए भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों आने से भारतीय और विदेशी कंपनियों में कंपटीशन होगा। यदि विदेशी कंपनियों कंप्यूटर बढ़िया होंगे तो भारतीय उपभोक्ताओं के सामने अधिक विकल्प होंगे। तो भारतीय कंपनियां अपने हानि को कम करने के लिए अपनी गुणवत्ता में या क्वालिटी में सुधार करेगी, अन्यथा वह कंपनियां कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। प्रश्न 9, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या मानते हैं आज से 20 साल बाद विश्व कैसा होगा? अपना उत्तर बताइए। तो मेरे अनुसार आज से 20 साल बाद भी वैश्वीकरण ना केवल रहेगा बल्कि अपने चरम सीमा होगा। विश्व के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी होगी। उनमें वस्तु, सेवा, तकनीक, श्रमिक आदान प्रदान होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में निवेश करेगी और विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कंट्रोल होगा। इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। एक देश की तकनीक या पूंजी, श्रम एक दूसरे के काम आने लग जाएंगे। इससे विश्व में अर्थव्यवस्था का विकास होगा। प्रश्न 10, मान लीजिए आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है वैश्वीकरण ने हमारे देश में विकास को नुकसान पहुंचाया है, एक कह रहा है भारत में वैश्वीकरण ने सहायता की है। तो इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? तो वैश्वीकरण का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक पड़ा है और नकारात्मक पड़ा है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं वैश्वीकरण ने भारत को फायदा किया है, कुछ मानते हैं वैश्वीकरण ने भारत को नुकसान किया है। मेरा विचार है वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है, लोगों को नई तकनीक मिली है, बेहतर जीवन और रोजगार मिला है, जीवन में सुधार हुआ, किंतु ये विकास असमान रहा है। क्यों? अर्थात इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित धनी उत्पादकों और उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, किंतु छोटे उद्योगपति को लाभ नहीं मिला। वैश्वीकरण का बढ़ती कंपटीशन ने भारत में कई लघु और कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया। श्रम कानून में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आ गया, इससे लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है। वैश्वीकरण एक अनिवार्य विकल्प है, तो सरकार द्वारा वैश्वीकरण न्याय संगत
और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ कुछ लोगों तक ना रहे। सरकार को छोटे उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर लोन देना चाहिए, बेहतर बिजली की सुविधा होनी चाहिए ताकि यहाँ की कंपनी क्या है विदेशियों का कंपटीशन कर सके। विकसित देशों पर अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण करने का दबाव डालना चाहिए। अब करते हैं रिक्तिस्थान। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं का अधिक विकल्प है। यह देश की प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। ये अनेक देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ देश बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की संख्या हम बाज़ारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही है क्योंकि देश जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के अधिक विकल्प, इसलिए बढ़ते देश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम देश हो रहा है। तो पहला है भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं का अधिक विकल्प है, यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। दूसरे में आएगा विदेशी व्यापार। तीसरे में आएगा यहाँ उन्हें उचित परिस्थितियाँ मिल रही है। चौथे में आएगा बड़ा बाजार। 5 में आएगा सस्ते श्रमिक आदि। 6 में निर्यात। 7 में उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तो ये आप इन्हें भर सकते हो। आपको मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम बता दिया है, बाकी आप खुद भर लीजिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर। दूसरा, आयात पर कर और कोटे का उपयोग कर व्यापार। तीसरा, विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां। चौथा, IT ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की। 5वां, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया। तो पहला है मोटर गाड़ियों खरीदती है, कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल का सामान खरीदती है, कॉल सेंटर, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, और 5वां है व्यापार अवरोधक। इनको आमने सामने लिख लीजिएगा। तो पहले को उत्तर है बे। तो मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर कपड़ा, जूता, खेल के सामान खरीदती है। तो इसी तरह दूसरे का होगा ये, तीसरे का दे, चौथे का से, 5वां का ए। आप कर सकते हैं विद्यार्थियों। सही विकल्प का चयन कीजिए। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में तेज आवागमन देखा गया है। दूसरा, देशों के बीच वस्तु, सेवा और लोगों का। यहाँ ये बोल रहा है कि वैश्वीकरण से किन का आवागमन तेज हुआ है। दूसरा ऑप्शन है देशों के बीच वस्तु, सेवा और निवेश का। तीसरा, देशों के बीच वस्तु, निवेश और लोगों का। तो आप बताइए इसमें क्या होगा। पहले ओके उत्तर आएगा। प्रश्न 2 है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है नए कारखाने लगाना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, या वैश्वीकरण लोगों के जीवन में सुधार किया है। इसका उत्तर होगा खे। स्थानीय कंपनी को वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, वैश्वीकरण ने जीवन के स्तर में सुधार किया है। सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों लोगों के, या कोई नहीं। तो होगा विकसित देशों के लोगों के जीवन में क्या सुधार किया है। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं तक था। आज का लेसन यहाँ एंड हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।